बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 92 न्यूज़ को आपके साथ राबिता कायम किए हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज ही के दिन 2015 को बाकायदा नशरियात का आगाज़ हुआ था और आज उसको 10 साल मुकम्मल होने पर हम आपके मशकूर हैं। इसी स्क्रीन के तवस्सुत से हमारा आपके साथ राबिता जुड़ा, इसी स्क्रीन के तवस्सुत से आपने अपनी मोहब्बतें हम तक पहुंचाई, अपना एतमाद हम पे बरकरार रखा और हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो खबर आप तक पहुंचाई जाए जो आपकी समातों तक पहले ना पहुंची हो, वो हकायक आपको दिखाए जाएं जो रुख आपने पहले ना देखा हो। 92 न्यूज़ की हिस्ट्री के अंदर जब हमने इब्तदा की थी तो उस इब्तदा में पाकिस्तान की मीडिया की सहाफ़त के अंदर या मीडिया की तारीख़ में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ था जो 92 न्यूज़ ने करवाया। वो डिजिटल डॉल्बी ऑडियो हो या फिर HD प्लस स्क्रीन हो या क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी हो, वो सारा कुछ आप तक 92 न्यूज़ के तवस्सुत से पहुंचा। हम बहुत सी चीज़ों में पायनियर थे और बहुत सी चीज़ें हमने दूसरों से मुस्तार ली, लेकिन इस सारे अमल में या इन सारे सालों के अंदर आपके साथ हमारी जो जुड़त थी वो हमेशा मजबूत रही और आप ही का ताउन था या आप ही की मोहब्बत थी, आप ही का एतमाद था कि हम यहां तक पहुंचे हैं और इससे आगे का सिलसिला इस उम्मीद के साथ आपके साथ बांध के बैठे हुए हैं कि आपका ये ताउन, आपका ये एतमाद हमारे साथ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे और सूरत हाल के ऊपर भी बात की जाएगी और इस वक्त जो अहम इश्यूज़ हैं, जैसे सदर मुमलिकत चीन के दौरे के ऊपर मौजूद हैं, जैसे अपोजिशन जो है वो ग्रैंड अलायंस की तगोदो कर रही है, तो ऐसे ही वक्त में कि जब ये बातें सुनने में आई, जब इत्तेहादी भी ये कहने लगे कि मौलाना फजलुर रहमान अगर सड़कों पर आ गए तो हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस ज़रूर मजबूत होता दिखाई दे रहा है, गैर फितरती इत्तेहाद अगर इनका बन गया तो ये ऐवानों के अंदर लर्जा पैदा कर देगा। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान से की गई इस मुलाकात के नताइज क्या रहेंगे? क्या ये अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से बनने से पहले ही उसकी कमर टूट चुकी है या फिर ये मुलाकात बेसूद रहेगी और अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस मजीद मजबूत होकर मंजर आम पे आएगा? इसी पे बात करेंगे। राणा साहब, सबसे पहले 10 साल मुकम्मल होने पे अवाम के नाम, नाजरीन के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं या उनसे क्या मोहब्बत वसूल करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आपने कहा कि 92 ने 10 साल आपसे राब्ते के 10 साल मुकम्मल हो गए। मैं कहता हूँ कि 92 आपके दिलों में बसा हुआ है, उसके 10 साल मुकम्मल हो गए। 92 ने पाकिस्तानी अवाम नहीं, सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दुनिया में बसने वाले हर शख्स के दिल में अपनी एक जगह बना दी है और एक ऐसा चैनल जिसमें इनफरादियत तो है, जिसमें बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है, ये आलमे इस्लाम की आवाज़ है। ये वो चैनल है जिसे लोग सबसे पहले सुबह उठ के अगर कोई काम करते हैं, नमाज के बाद, कुरान मजीद पढ़ने के बाद, तो वो किसी चैनल को लगाते हैं तो कोई मॉर्निंग शो नहीं, वो एक इस्लामी शो 92 का देखते हैं। और इसके साथ साथ जब उन्हें हकायक पर मबनी खबरें सुननी हो तो बुलेटिन भी 92 का तमाम प्रोग्राम, अरशाद आरिफ साहब का हो, असदुल्ला का हो, शाजिया का हो, हैदर का हो, ज़मीर हैदर साहब का हो, आपका हमारा भी हो, आमिर मतीन साहब का शो हो, भरी ये सारे शो जो हैं उसको देखने के लिए लोग इसलिए बैठते हैं कि यहाँ पर हक, सच और हकीकत पर मबनी खबर मिलेगी और ये बग़ैर किसी प्रेशर के मिलेगी। तो इसलिए 92 अब दिलों में गड़ चुका है, अब दिलों की ये आवाज़ बन चुका है। तो मैं यही कहूँगा आप देखने वालों को, सुनने वालों को, कि आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर शामिल हाल रखें, 92 को, 92 के ओनर्स को, 92 की टीम को, ताकि ये सफ़र जारी रहे। सही। राना साहब, सियासी मंजरनामे पे अगर बात की जाए तो आज की जो मुलाकात, एक तरफ सदर जो हैं वो चीन के दौरे के ऊपर हैं, दूसरी तरफ मौलाना के दर पे फिर हाज़िरी है
तो मौलाना से अब गुफ्तो शुनीद किन मामलात के ऊपर हो रही है? एक चीज़ आप बोल ही गए हैं ना यार। क्या? लेकिन अक्सर मैं कहता होता हूँ, फिर आप कहते हैं कि ये क्या है। सदर साहब चीन है, बिलावल साहब अमेरिका है। अच्छा। ये देखे ना, सदर साहब चीन है, बिलावल साहब अमेरिका है, और शहबाज साहब मौलाना साहब के पास है। ये कमाल की सियासत हो रही है ना मेरे मुल्क में। मौलाना से दुआ करवाने गए होंगे दोनों दौरों की। दोनों दौरों की या किसी दौरे की। बात यह है कि हर शख्स अपनी लाइन सीधी कर रहा है। लाइन पाकिस्तान की सीधी होनी चाहिए। हमें सिर्फ लाइन चाहिए सीधी पाकिस्तान की। मैं समझता हूं कि चाइना का दौरा भी पाकिस्तान के लिए है, और मैं समझता हूं कि अमेरिका से तल्लुकात भी पाकिस्तान के लिए है। इससे आगे नहीं होने चाहिए। अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए होने चाहिए। और मुझे यकीन है कि जो भी जाएगा वो पाकिस्तान के लिए करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है बड़ी कमाल की सियासत हो रही है। इतनी कमाल की सियासत हो रही है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अगर जजिस की तैनाती है तो उसमें भी सियासत है, चाहे वो बाहर की सियासत हो, चाहे वो किसी और चीज़ वो की। बाहर की सियासत तक तो सर रही नहीं ना। अब तो वो असल सियासत के ऐवानों तक काम पहुंची है ना। मैं अभी लिस्ट पढ़ रहा था, तो लोगों के पास पढ़ा, उसने लिखा किस एमपीए का कौन भाई है, किसका का साथ तल्लक है, किसका किस ग्रुप से तल्लक है, किसको कौन अप्रोच किया। लोगों ने इतनी डिटेल दे दी है। अब तो ये आम सी चीज़ें हैं ना। उसके बाद आप आ जाएं, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन का कोई मयार, किरदार, वकार है, तो फिर इतनी जल्दी तो अभी 2 दिन भी नहीं हुए यार। अभी तो मुलाकातों को, अभी तो ऐलान को 2। आप क्या समझते हैं? मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ ना कि मौलाना साहब मान गए हैं। मुझे मालूम नहीं। खबर मैं आपको देता हूँ, मौलाना साहब नहीं माने। और मौलाना साहब ने एक ही बात की है, जी नहीं, हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, नए इंतखाबात की तरफ जाएं। ये बात हुई है। तो इसका मतलब वो ग्रैंड अलायंस में ही रहेंगे? वो ग्रैंड अलायंस में रहेंगे, 100% रहेंगे। ये अभी ग्रैंड अलायंस, सब ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये जो हंडिया पक रही है, इस हंडिया के अब मसाले पूरे हो गए। ठीक है, अब इसको आप तो कहते हैं हल्की आंच पे, मैं वो कह नहीं सकता क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, आप ज़रा बड़े प्यार से बोलते हैं। क्या वो क्या हल्की आंच क्या कहते हैं? ठीक, हंडिया पक गई है सियासी अपोजिशन की। उसमें वो सारे मसाले डल गए हैं, सब चीज़ कंप्लीट हो गई है। दम पे है? दम पे भी नहीं है, बल्कि यकदम पे है। और ऐसे यकदम पे है कि आपको ये चीज़ें जो है ना, इसी फरवरी में नज़र आ जानी है सारा कुछ, और सरप्राइज नज़र आनी है। मैं आपको ये बता, देखें, बहुत से दानिशवर, बहुत से पंडित, सियासी पंडित, बहुत से सियासतदान 6 फरवरी को दावे करते थे। 6 फरवरी पिछले साल ख़त्म हो गया सिस्टम। एक सियासी जमात जो है, बल्कि मुझे याद है, मैंने निकाले वो सारे क्लिप्स, कल मैं कोशिश करेंगे प्रोग्राम में चलाएं। किसी ने कहा था 2 सीटें मिलेंगी, किसी ने कहा था 1 मिलेगी, किसी ने कहा था 5 से ज़्यादा ले जाएं तो सियासत छोड़ दूंगा। मैंने काफ़ी क्लिप्स निकाले कि देखो ना सही, 8 फरवरी फिर आ गया। फिर खामोशी ने एक ऐसा इंकलाब बर्पा किया कि जिस इंकलाब में ना गोली चली, ना लाठी चली, ना किसी का सर फटा, लेकिन बेल्ट पेपर जो है वो फटा। बेल्ट पेपर जो है उसके ऊपर स्टैंप ऐसे लगी कि लोग परेशान हो गए, लोग हैरान हो गए। जीटी रोड जो हमेशा से मियां नवाज शरीफ का होता था, इस दफा जीटी रोड मियां नवाज शरीफ साहब का नहीं है। अगर आप देखें जीटी रोड शहूबरा है उनका, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बाकी आप चलते जाए ना जीटी रोड, तो जीटी रोड है ही उनके पास। मुस्लिम लीग नून तो जीटी रोड उनका ख़ास रोड होता था। इसी तरह अब ये जो मैं अक्सर कहते हैं, और याद करें, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, जब इत्तेहाद बन जाते हैं ना, अब मौलाना साहब ने भी अपनी सियासत को बचाना है। आज मौलाना साहब के नहीं जनाब, हम इस इत्तेहाद से बाहर निकल जाते हैं
और हमें यही हुकूमत मंजूर है। 5 साल बाद देखेंगे क्या होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जहाँ पे बात हो रही है सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, राना साहब क्या लगता है कि 8 फरवरी को अभी तक की, आपने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों से पूछने की तगदो की, 2 दिन पहले भी आपने कहा था, लेकिन किसी से मालूम नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है इन दिनों में, फिर बात करते हैं कि करना वो क्या चाहती है। देखिए, 2 चीज़ें ज़हन नशीन कर लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। कुछ हो रहा है। किसके साथ, या वैसे ही हो रहा है? नहीं, किसी तौर कुछ किसी न किसी जगह कुछ हो रहा है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें अचानक आपको अडयाला से आने वाली खबरें, जो अडयाला के बाहर से खबरें बड़ी तेज़ी से आती थी, वो आप गौर करें 3-4 दिन से रुकी हुई हैं। इसका मतलब है किसी जगह कोई बात हो रही है। पर उसके बाद तहरीक इंसाफ को पंजाब में तो इन्होंने हिलने नहीं देना। अब तहरीक इंसाफ ने हिलना है, किस तरह हिलना है, उसको उन्होंने अपनी हिकमत अमली को क्यों खामोशी से खुफिया रखा हुआ है, ये भी एक चीज़ है। नहीं खुफिया रखेंगे, आज अनाउंस करेंगे, 1 घंटे बाद जिस जगह अनाउंस करेंगे उस जगह पे जो होगा वो आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन मैं 2 चीज़ें ना, इसको 8 तारीख को 2 चीज़ें बड़ी है। एक तो लाहौर में मैच है यासर, और लाहौर का जो मैच है, मेज़बान एक पाकिस्तान मेज़बान है, उस वक्त एहतजाज लाहौर में मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर है एहतजाज तो उसके लिए कोई ऐसी जगह होगी जिससे रुकावट भी पैदा ना हो। रूट्स होती है ना, हर चीज़ होती है, एक इंटरनेशनल चीज़ें देखी जाती हैं, यानी वो लिबर्टी वाला मंजरनामा तो नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अब किसी न किसी जगह जाके कंप्रोमाइज़ होना ही होना है। अगर कोई शख्स ये समझ ले कि मैं बस सब कुछ मैं हूँ, मैंने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अगर कोई सियासतदान ये समझ ले तो ये हमाकत होगी। एक झटके के बाद वज़ीर आज़म साहब चले गए हैं ना, कोई वहाँ पे दावत तो नहीं थी, एक झटका था ना। तो अगर 1-2 झटके और लग गए तो फिर आप देखिएगा ना क्या होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8 तारीख के बाद देखिएगा क्या होगा। लेकिन यासर सियासत होती रहेगी यार। आज मैंने एक इंफॉर्मेशन ली, मैं बड़ा हैरान हुआ, और मेरी आज दरखास्त है मोहसिन नकवी साहब से जी, क्योंकि मुझे उन पर है कि वो कर लेंगे। यासर मैं हैरान रह गया कि बाकायदा बिजली की चोरी में हुकूमती शख्सियत मुलव्वस है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। जुम्मेदार हुकूमती शख्सियत, जुम्मेदार हुकूमती शख्सियत मुलव्वस है। वज़रा की बात कर रहे हैं। हाँ जी। फिर ये जो ड्रोन के जरिए हीरोइन ड्रोन के जरिए, ड्रोन पता ना आजकल ड्रोन जो है उनके जरिए हीरोइन जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जा रही है, मुख्तलिफ जगहों में, बॉर्डर पार भी जा रही है, बॉर्डर के अंदर भी जा रही है, किसी और जगह भी जा रही है। और ये 2 जगह पे हो रहा है, लाहौर और कसूर में। कसूर की याद है, एक दफ़ा हमने दिखाई थी फुटेज में, और लाहौर में भी हो रहा है। और लाहौर में जहाँ हो रहा है उसमें कुछ पुलिस के अफसरान भी हैं, और उसमें एक वज़ीर भी है, उसमें कुछ और सियासी लोग भी हैं, और ये सारी रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद है। फिर उसके बाद तीसरा एक ऑपरेशन का कहा गया, ये बुक मेकर जो है अरबों रुपए पाकिस्तान के बाहर जाते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है जिसने ब्रेकें लगवा दी। अगर ये मोहसिन नकवी साहब इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर लें, एक वो रिपोर्ट पकड़ लें, सामने रख लें कि जिस रिपोर्ट में इनके पास मौजूद है, इनके इदारों के पास मौजूद है कि ड्रोन से कौन हीरोइन कहाँ भेज रहा है, बिजली चोरी कौन किस तरीके से कर रहा है, रोज़ाना लाखों रुपए फी एक जगह से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख किसको जा रहे हैं, ये अरबों रुपए का रोज़ाना जुआ, चाहे को पाकिस्तान में मैच है, चाहे दुनिया के किसी और मुल्क में मैच है, किस तरीके से कौन से अकाउंट बना के किस तरीके से पैसा जा रहा है। खुदा की कसम सारे मामले हल हो जाए, बिजली की चोरी खत्म हो जाए, पाकिस्तान में मंशियात की लानत खत्म हो जाए,
पाकिस्तान में जुआ माफिया खत्म हो जाए। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। अगर कोई हुकूमती जिम्मेदार कहता है मुझे बताएं, वो जिम्मेदारी उठा ले कि वो एक्शन करेगा। मैं बता देता हूं, 50,000 पर डे ड्रोन उड़ाने का देते हैं लोगों को, और 12-12, 13 कितने पैसे आते होंगे पर डे? 50,000 रुपया ड्रोन उड़ाने का। यानी वो हार्डली किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की रेंज में 50,000 जिसको, या फिर क्या आप क्या कह रहे हैं कि वो दूर तक ऊपर से ड्रोन ही जाता रहता है? हाँ जी, उसका ऑपरेटर नीचे नीचे और ड्रोन ऊपर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये उड़ान बांधी हुई है। यानी जमीनी पुलिस से बचाव के नहीं, लिए। पुलिस को किस तरह नहीं पता यार? मुझे एक बात बताए, वो सुरंग में बैठ के कर रहा है, छत पे उड़ती गुड्डी जो होती है पतंग, वो नजर आ जाती है, तो ड्रोन नजर नहीं आता। ये किस तरह हो सकता है भाई? सुरंग के अंदर बैठ के ड्रोन तो नहीं चलना। उसकी रेंज होती है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगी। बहुत अच्छे मैं जो कह रहा है हूं, 1 किलोमीटर तक। तो भाई काम भी तो अच्छे लोग कर रहे हैं ना भाई। जो काम कर रहा है, जो करोड़ों अरबों रुपए का ये काम कर रहा है, मैंने 3 चीजें आपसे कही हैं: बिजली चोरी हीरोइन ड्रोन के जरिए, और जुआ माफिया। पकड़ ले आप, सारा काम ठीक हो जाएगा। पकड़, मैं फिर कह रहा हूं मोहसिन नकवी साहब सकते हैं, कोई और नहीं। मुझे और किसी पे इसलिए कि मुझे पता है कि उनके पास इख्तियार है, वो पकड़ सकते हैं, और उनके पास रिपोर्ट्स भी हैं। ये पकड़े ना, छोड़ दें इससे आप। बाकी पुलिस को, पुलिस सियासी कारकुनों के घरों में तो जा रही है, वो पुलिस का है फर्ज पकड़ना आपको, ठीक है, वो पकड़ लेगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी खौफनाक है। ये इस माशरे में ये हम रोज़ाना सियासत डिस्कस करते हैं, हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि ये सारे बेगार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि जराइम जो बढ़ रहा है उसके पीछे असल वजूहात क्या है? हम क्यों नहीं डिस्कस करते कि कहाँ पर क्या हो रहा है? आज मेरे पास एक शख्स आ गया, मैंने उससे कहा मुझे CCTV फुटेज हो। उसने कहा जी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाई। मैं हैरान है क्या कि लोग आए, रजिस्ट्री छीन के ले गए राइफल पे, गन पॉइंट पे, घर की, हाँ घर की किसी की। फिर जाकर उसे तब्दील करने की कोशिश की गई LDA में, नहीं हुई। FIR दर्ज हो गई, सारा कुछ हो गया। बस यहां तक क्राइम हो रहा है। इतने इतने बड़े माफिया बैठे हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्या करेंगे आप? ये ऐसा चल रहा है, ऐसा कमाल हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मोबाइल पे वो एक आया सुबह मैसेज कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, आप फलां फलां नंबर पे रब्ता करें। मैंने किया उससे रब्ता और मैंने फिर जो हो सकता था उसके साथ किया। अब बहुत से लोग हैं बेचारे जिनको नहीं है। फिर एक और बड़ी खूबसूरत, आपके कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे नहीं निकले? आजकल एक और बड़ा है, ये हम आवाम को बताना चाहते हैं कि बच जाए इससे। आजकल आप देखें फेसबुक पे एक इश्तिहार चल रहा होता है, मैं कवारी हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं दुबई में रहती हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, मुझे एक रिश्ता चाहिए। मैं फलां जगह रहती हूँ, इतनी जायदाद है, बेवा हूँ, एक तस्वीर लगा दी जाती है। बहुत से लोग चले जाते हैं। वो क्या है? वो कच्चे के डाकू हैं। बंदा गया, बंदा बेचारा रिश्ता लैन गया है, एडी खुशी जी गया, ब्याह हो लगा, अगू सौरे ने बा लिया, फिर मुझे पता लगा। देखे ना क्या है ये जो आप टीवी पे चल रहा है, 2-3 दिन से देख रहे हैं बेचारे वो जो कसूर के और किसी और जगह के लोग जो ईरान में जिनको रखा गया है, पकड़ा गया है। यार इससे बड़ा जुल्म क्या है? वो एक की मैंने के वालद की मैंने गुफ्तगू सुनी, वो जितने पैसे मांग रहे हैं वो कहते हैं हमने अपनी पूरी लाइफ में इतने पैसों का सोचा भी नहीं होगा। वो जो है इधर गुजरांवाला के ईरान में पकड़े गए थे, वो एक को तो नीचे लटा के उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के तो गर्म पानी उसके ऊपर उंडेला जा रहा था और उसके पेट के ऊपर वो चढ़ा हुआ था, और पैसे घर वालों से मुतालिबा 90 लाख रुपए का किया जा रहा था। अगर उनके पास 90 लाख होते अपने बच्चे को इस तरह भेजते। कश्ती हादसा हो गया, इतने लोग पकड़े गए, क्या उसके बाद भी ये काम बंद हुआ? पिछले 2 हफ्तों में आपको कितनी खबरें सुनने को मैं बंद हुआ काम? नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, ये उसी वक्त होगा जब ये पता चल जाएगा कि माफी नहीं है।
आजकल वो जो लेन मोटरसाइकिल के लिए, ये ना साइकिल यार, के लिए चुके जाएगा। अगली गल कर ला कोई पता नहीं की है मैं इधर थोड़ा सा भी नहीं बोल। नहीं रहन दे। अच्छा, हाँ मैं फिर तू तेरी शादी तू जाना तो रहन दे, कोई और गल कर। अगे मेहमान साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ कहते हैं सवाल करने तो एंड टाइम तो फोन बंद कर देंगे। मुझे समझ नहीं आती सवाल भी ना किया करें, क्या करें? क्या कुछ सरकारी सवालनामा लिख के रख लें? लिखवाएं कोई एक आध किसी से लिखवाएं तो सही, तजुर्बा करके देखते हैं कि कैसा रहता है। चले ये भी कर लेते हैं। जहाँ पे इतने तजुर्बात हमने ज़िंदगी में कर लिए वहाँ पे एक तजुर्बा ये भी कर लेते हैं। वैसे अल्लाह माफ़ कर दे, और हमें इस कौम के लिए भी हुक्मरानों को, अपोजिशन को, सियासतदानों को, सबको सोचना चाहिए। अच्छा, किसी एक इशू पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इस कौम के इशू पे कब इकट्ठे होंगे? आपको पता है आगे मौसम जैसा आने वाला है, उसके बाद रमज़ान शरीफ आने वाला है, और वहाँ मेरा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़हीरा अंदोज़ी रमज़ान में होती है। पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें सस्ती होती हैं त्योहारों में। बहुत सी यूरोपियन ममालिक में भी जहाँ पे मुसलमान रहते हैं भाई सऊदी अरब में इतनी राहत मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। सर वो सऊदी अरब है ना, मुस्लिम मुल्क है ना। तो ये मैं वो हवाला दे रहा हूँ, गैर मुस्लिम ममालिक में भी रमज़ान के त्यौहार के ऊपर वो बाकायदा तौर पे आपको इंसेंटिव्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल देते। तो हमारे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने किसी से पूछा, मैं कहा यार एक बार के मैंने एक दोस्त है मेरा, उसे मैंने देखा 2 तोरे उसने ना प्याज के और 2 तोरे उसने मटर के। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, कोई फंक्शन है घर में? उन्होंने कहा नहीं भाजी ना रोजे आ रहे हैं ना। तो मैं कहा उस मिलने नहीं, कहता राज जी सस्ते मिलते भी उदो इन्ने के महंगे मिलने ने कि लैन जोगे नहीं होना। क्या करेंगे? ये पंजाबी में इसी तरह उसने मुझे कहा, एतबार नहीं रहा, यकीन नहीं रहा। ये सिर्फ इस दौर में मैं बात नहीं कर रहा, हर दौर में ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो मुझे बता दिया। कि ज़हनियत तब्दील नहीं होगी सर? नहीं होगी, वो इसलिए तब्दील नहीं होगी कि जिस वक्त आज आपको पता ना, आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने लेटर लिखा है कि जनाब ज़हीरा अंदोज़ों को और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रक करें, ये इनकी वजह से काम ख़राब हो रहा है। आज फिर एक लेटर लिखा गया कहता, लेकिन कौन उस पर करेगा? मैं कल इस तरफ आ रहा था, ये मैं हल्फन बात आपको बता रहा हूँ, तो रात के वक्त का प्रोग्राम है ना, रात के वक्त हम आ रहे हैं, तो ये नुक्कर पे एक रेडी लगी हुई थी, तो एक मोटरसाइकिल वाला रुका, वो कोई इंस्पेक्टर टाइप या इनका रेड को कुछ भी होगा जो लिस्ट देता है, रेड लिस्ट, तो उस दुकानदार को, रेडी वाले को रेड लिस्ट दे रहा है, उसने रेड लिस्ट पकड़ी है, उसके सामने नीचे फेंक दी है, उसे कुछ 40-50 या 100 रुपया दिया है, उसकी जो कीमत होगी उससे कुछ 10-20 रुपये ज़्यादा, साथ उसने एक किन्नू उठाया, इतना खाया उसने, हंसते हुए बातें की, वो चला गया। ये है मेरे मुल्क का कानून। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहबा, क्या हाल? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। शर्मिला साहबा, आज बड़ा कामयाब दौरा है आसिफ अली जरदारी साहब का, 2 दिन से चाइना में, और बिलावल साहब भी गए हुए हैं नाश्ते में की तकरीब में अमेरिका, तो दोनों तरफ से खुशखबरियाँ हैं। देखिए जी, अच्छी बात है कि सदर साहब पहले भी जब सदर मुमलकत थे तो उन्होंने तकरीबन कोई 8 दौरे चीन के किए, और उन्हीं की काविशों के नतीजे में सीपेक सामने आया, और अभी भी जो उनका पहला दौरा है वो चीन की तरफ है। और चाइना पाकिस्तान के जो दरीना ताल्लुकात हैं, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, वो मिसाली है। तो इंशाल्लाह ताला सीपेक का जो फेज़ 2 है, जो पिछले कुछ अरसे से, बल्कि कुछ सालों से मैं कहूँगी, बिलखुसूस पीटीआई के दौर में स्टॉल हो गया था और डिलेज उसके अंदर आ रहे थे और बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। आई थिंक इस दौरे के बाद उसमें भी एक किक स्टार्ट आएगा, और मजीद काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी बातचीत हुई है, मजीद और शोबों में ख़ास तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है।
दूसरी तरफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका के अंदर हैं और जाहिर बात है कि जब वो मुल्क के सबसे कम उम्र और नौजवान वजीर खारजा थे तो उन्होंने बहुत ही कम अरसे के अंदर पाकिस्तान को दोबारा एक ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाया और उनकी जो एक उनका जो एक क्राफ्ट है, जो एक तरीक़ेकार है डिप्लोमेसी करने का, वो भी अपनी एक मिसाली चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से भी जो काविशें पाकिस्तान को दोबारा से एक ऐसे मुल्क का इमेज प्रोजेक्ट करना सामने जो वाक़तन एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर तरक्की भी हो, जहाँ पर एक सॉफ्ट इमेज हो, वो सामने लेकर आएंगे। आई थिंक मैं अगर ये बात कहूँ कि प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों ने एक तरीके से जो एक ग्लोबलाइजेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर सिफारती ताल्लुकात के हवाले से जो अपनी कोशिशें की हैं और कर रहे हैं वो मिसाली हैं। अच्छा शर्मिला साहिबा, एक ही वक्त में चाइना और उसी वक्त में अमेरिका, हमने माजी के अंदर देखा कि जब भी हम चाइना के करीब होते रहे अमेरिका को उस पर एतराज़ात होते रहे हैं, चाहे वो खुले अल्फाज में ना होते रहे हों लेकिन पैगामात या इशारों के नायों में तो होते रहे। क्या ये पॉलिसी का हिस्सा है कि सदर ममलिकत जो हैं वो चाइना हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो ये सह फ़रीकी एतमाद पैदा करने का मंसूबा है? नहीं, देखिए जी, जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, सफारती ताल्लुकात की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर चाइना से जो हमारी दोस्ती है वो तो मिसाली, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा। तो और जो कॉपरेशन चाइना की तरफ से हमें मिलती है वो कहीं और से शायद नहीं मिलती है। चाइना हमारा जिसे कहते हैं ना कि पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत दोस्ती है। लेकिन अगेन अमेरिका भी एक बहुत ही एक अहम मुल्क है जहाँ पर हमारे ऐसे ताल्लुकात रहे हैं जिसमें उतार चढ़ाव रहा है और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना, खित्ते में दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना, बिलखुसूस अफगानिस्तान के साथ और अब तो बांग्लादेश के साथ भी आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ, कहीं देखिए ना अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड है, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो एवरी कंट्री इज इम्पोर्टेंट। तो ये इट्स नॉट प्लान, जाहिर बात है। वहाँ पर ब्रेकफास्ट था तो टाइमिंग ऐसे थे कि नया प्रेसिडेंट आया है, उसकी ओथ हुई है, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट है, तो वो डेट्स ये हैं। और इसी तरीके से सदर साहब ने गालिबन पहले जाना था चाइना, लेकिन कुछ क्योंकि उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन आई थिंक कि हमें पाकिस्तान को बिलखुसूस इस वक्त जब हम इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, माशी बहाली की तरफ हमारी कोशिशें हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर तमाम ममालिक के साथ बेहतर ट्रेड के एवेन्यूज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और मेरा अपना एक ख्याल है, मेरी जमात का ये ख्याल है कि हमें अगर तरक्की की राह पर गामजन होना है तो हमें एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ लेके जानी है। इसके लिए हमें नए एवेन्यूज देखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पर हम ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चावलों में हमने बड़ा कमाया, कोई $4 बिलियन हमने कमाए, लेकिन वो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये भी थी क्योंकि उस वक्त इंडिया ने चावलों पे बैन लगाया था। अब हमें इंडोनेशिया की तरफ भी देखना है, बांग्लादेश की तरफ भी देखना है, ये तमाम चीज़ें। तो आई थिंक लॉट नीड्स टू बी डन और उसमें सदर साहब अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो करें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो कर सकते हैं वो करें। ऑफ कोर्स वी हैव फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आर्टिकुलेशन है, आई थिंक वो तो एक अगेन जिसको मैं मिसाली कहूँगी, बिकॉज उन्होंने अपनी माँ से सीखा है और वही चीज़ है। मैं तो उनको हमेशा कंपेयर करती हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वही करिश्मा है और वही आर्टिकुलेशन है। तो आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे। अच्छा, ये तो बता दीजिएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सदर साहब गए तो उनके साथ नायब वज़ीर आज़म भी गए, वज़ीर दाखिला भी गए, उसके बाद सिंध से भी खबरात गए। क्या अच्छा ना होता कि बिलावल साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब भी जाते और जाकर एक मैंने आप लोगों को देखिए जी, प्रेसिडेंट साहब एक ऑफिशियल स्टेट विजिट के ऊपर गए हैं और डेफिनेटली उनके साथ जो वजीर खारजा है वो ही जाएंगे। और अगेन इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हुए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स काउंटर टेररिज्म के हवाले से बहुत सारे मामलात देखने हैं। और सिंध से भी वजीर आला गए हैं क्योंकि ख़ासतौर पर सखर
और हैदराबाद सक्खर मोटरवे है, उसकी जो हमारी कोशिशें हैं कि वो सीपैक का हिस्सा बन जाए, वो कोशिशें हैं। तो आई थिंक वी नीड टू सी कि अब किस तरीके से हम मामलात को आगे लेके जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम चाइना की चीज़ों से सीख सकते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट मजीद ला सकते हैं। कहाँ पे चाइना की इन्वेस्टमेंट मजीद लाने की तगदो हो सकती है, ज़िमन के अंदर ये दौरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी के हवाले से हिकमत अमली के ऊपर बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज से 2 दिन बाद, यानी आज का दिन अगर गुजर जाए तो कल एक ही दिन बचता है और परसों के दिन यानी 8 फरवरी 2025 को 8 फरवरी 2024 की याद में वो जो दिन मनाना चाह रहे हैं वो यौम सियाह के तौर पे मनाना चाह रहे हैं, जबकि हुकूमत उसे यौम निजात के तौर पे भी मनाना चाहती है और वो अगले दिनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनाना चाह रही है। एक तरफ हुकूमत है, उसके इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों के जो बयानात हैं वो कभी कभार हुकूमत के गले पड़ जाते हैं, वो हुकूमत की मिली हुई नशिस्तों के ऊपर भी सवाल उठा जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इब्तदाई तौर पर जलसे करना चाहती थी, जलसों से उसे महदूद उसकी कम्यूनिटी तक रख दिया गया, कार्रवाइयाँ महदूद हो गई और फिर आके अब बड़ा जलसा जो है उसके बारे में जुनैद अकबर, जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है खैबर पख्तूनख्वा में और उसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन वो बने हैं, उन्होंने एक दावा किया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा जितना बड़ा जलसा 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है। लेकिन पंजाब की सूरत हाल क्या रहेगी? पंजाब में परेशानियां अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या वो परेशानियों के बादल छट चुके हैं, उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हो गई हैं? अगर वो कोई जलसा करना चाहते हैं तो जलसे के हवाले से क्या प्लानिंग है? अगर वो कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो कितने फेजेस के अंदर होगी? और अगर वो तहरीक नहीं चलाना चाहते और उसी दिन एहतजाज ही करना चाहते हैं तो वो क्या मराहिल के अंदर होगा, या फिर वो एहतजाज मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक ही वक्त में किया जाएगा? उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। बैरिस्टर शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, क्या बनेगा 8 फरवरी को? अभी तक की हलचल बादियुन नज़र में, अगर किसी से पूछें कि जी 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ करने जा रही है तो मालूम किसी को कुछ नहीं है कि करने क्या जा रही है। तो ऐसा क्या है जो आपने खुफिया तौर पे रखा हुआ है, नुस्खा कीमिया, जो किसी के सामने नहीं आ रहा? यासिर साहब, देखें, ये जो 8 फरवरी का दिन है ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम दिन है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का दिन था। पाकिस्तान के अंदर अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत के मुंतखब होने का दिन था। पाकिस्तान में शायद जमहूरियत की फतह का दिन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेहाना डार को देख लें आप, सलमान अकरम राजा के जो इलेक्शंस हुए वो सारी की सारी दास्तानें, मतलब बिल्कुल आपके सामने वो कहानियाँ मौजूद हैं। इलेक्शन पिटीशंस पड़ी हुई हैं, इलेक्शन को चोरी किया गया। वो 8 फरवरी का दिन जिसने जमहूरियत का दिन कहलाना था, वो जमहूरियत पे शब खून मारने का दिन कहलाना शुरू हो गया। अवाम के मैंडेट पे डाका डालने का दिन कहलाना शुरू हो गया और साथ ही साथ पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां बखेरने का दिन शुरू हो गया। उस इलेक्शन के बाद देखें ना, आगे का प्रोसेस आप देख लें। सेनेट का इलेक्शन केपीके के अंदर अभी तक नहीं हुआ। रिजर्व सीट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जो इस मुल्क की आईनी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है जिसके आगे कोई अपील नहीं है, उसकी रिजर्व सीट्स के हवाले से जजमेंट के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर आया गया और किस तरह पूरे के पूरे मुल्क को, आपके सामने ये पिछले दिनों जो पीक एक्ट आया, फिर जिस तरह मतलब जजेस की जो है ट्रांसफर की गई फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट टू गेट अ स्पेसिफिक रिजल्ट, और उसके बाद यही मामला, इसी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इसका आगाज 8 फरवरी से हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो इसका आगाज बहुत पहले हो चुका था। जैसा कि आप सबको पता है कि जिस तरह इलेक्शन सिंबल लिया गया, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, मुख्तलिफ लोग आगे लेकर चले। अब इस पैराए के अंदर अगर हम देखें तो हम ये समझते हैं, बल्कि पाकिस्तान की अवाम ये समझती है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने एक जमात को वोट दिए,
वो जमात वहां पे जिसको 180 सीटें मिली, पाकिस्तान के मीडिया ने सारी चीजें दिखाई और उसी जमात को 80 सीटों तक महदूद करके रख दिया गया। लोगों ने एक मैंडेट दिया, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग नहीं, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए जिन्होंने आकर अपना वोट कास्ट किया ताकि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला किया जा सके। अच्छा, जब खून मारा गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब, ये सारी चीजें तो है, मुझे ये तो बताइए, 1 साल मुकम्मल होने को है, वो पटिशनें थी टर्मिनल में मुख्तलिफ लोगों की, फार्म 45, 47, इस पे किसी 1, 2, 4, 6, 10 का फैसला हुआ? राणा साहब, इसके अंदर जो कानून था वो बड़ा क्लियर था कि 180 दिन के अंदर इनके फैसले होने थे। मेरी अपनी इलेक्शन पिटीशन जो है वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर अभी वो नोटिस स्टेज के ऊपर चल रही है। 1 साल गुजरने को आ गया, का परसों 1 साल हो जाएगा इस इलेक्शन को, तो कोई एक भी फैसला आज तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल नहीं कर सका। और उसकी एक बुनियादी वजह थी जो जिसके पीछे हम ये बार बार बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो काजी फायज इसाद थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो एक पार्टी को कॉर्नर करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका सिंबल लिया और उसके बाद उन्होंने इन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया, स्टे दे दिया। 6-7 महीने तो वो स्टे रहा और उसके बाद दोबारा एक अमेंडमेंट ला के, आपको याद होगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस जो सिर्फ आइन की रूह से, जो इलेक्शन एक्ट 2017 की असल रूह थी उसके मुताबिक सिर्फ सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट लग सकता था, और ये अमेंडमेंट भी की थी पीडीएम गवर्नमेंट ने। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये जो सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट है, इनसे हम लोग अपने मैनिपुलेटेड या रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा अमेंडमेंट की इलेक्शन एक्ट के अंदर, और दोबारा अमेंडमेंट के नतीजे के अंदर ये रिटायर्ड जजेस को लेकर आए जिनसे ये अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक फैसले ले सके। यही वजह बनी कि आइन और कानून की धज्जियां बिखरी, 180 दिन के अंदर फैसले नहीं हुए। वो इलेक्शन पिटीशंस आज भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। इलेक्शन मैंडेट लोगों का चोरी हुआ। आज लोग क्यों सरापा एहतजाज हैं? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इसको यौम स्याह के तौर पे मनाना चाहती है? काश के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फैसले कर चुके होते, काश के ये जो मैंडेट के ऊपर डाका डला था इसको जो है वापस कर दिया गया होता, काश कि ये 26वीं आईनी तरमीम और ये पीके एक्ट जैसे मामलात ना होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जरूरत नहीं थी सड़कों पे आने की। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ के ऊपर भरपूर तौर पे कायम है कि हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वो जमात अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है जिसने 2.25 करोड़ वोट लिया है। बैरिस्टर साहब, यही सवाल तो मैंने इब्तिदा में आपसे किया था आज कि सर किस तरीके से एहतजाज करना चाह रहे हैं, उसका ही कोई मंजरनामा रिवील कर दें। यासिर साहब, देखें, हमने कोशिश की कि हमें जलसा करने की इजाज़त मिले, लेकिन उसके हवाले से जब हमें डीसी लाहौर ने इजाज़त नहीं दी, हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाह रहे थे, हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आज हाई कोर्ट में हमारी जो है वो पिटीशन लगी हुई थी जिसके अंदर डीसी लाहौर को ये डायरेक्शन दी गई, बल्कि ऑर्डर दिया गया कि आप आज शाम 5 बजे तक फैसला करें कि आप जलसे की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आज इस टाइम रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और अभी तक डीसी लाहौर ने किसी किस्म का फैसला नहीं किया। और इसकी एक बुनियादी वजह है, वो क्यों फैसला करें? क्योंकि कोई भी अदालत का फैसला तो जो है एग्जीक्यूटिव मान ही नहीं रही। किसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पे माना नहीं जा रहा तो हाई कोर्ट का फैसला कौन मानेगा? तो हम इस बात के ऊपर, हमें इसमें कोई रत्ती बराबर भी शक नहीं कि हमें ये इजाजत नहीं देंगे। बेशक ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें इस बात के इन राइटिंग ऑर्डर दे दे कि आप जाकर जलसा करें, ये हमें जलसा नहीं करने देंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रिंग्स जो हैं, इनकी लगामें कहीं और से खींची जा रही हैं। और वो लगामों, मतलब जैसे आपको पता है, इमरान, मतलब एक कमेटी बनी थी एक जिसके पास इख्तियार ही कुछ नहीं था, वो कमेटी इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं करवा सकी, तो ये हमें क्या इजाजत देंगे कि हम मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करें? लेकिन हमारा अल्टरनेटिव जो है प्लान मौजूद है। हम लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, अवाम की हमायत के साथ रिकॉर्ड करवाना है। हमें जहां मौका मिलेगा हम अपने हलकों के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, हम अपने जिलों के अंदर रिकॉर्ड करवाएंगे, हम अपने सूबों के अंदर रिकॉर्ड करवाएंगे। बेशक पंजाब के अंदर
फस्तायत का एक बाजार गर्म है। आज भी हमारे डेरों के ऊपर पुलिस बैठी है, हमारे वर्कर्स के घरों वो आपकी हिफाजत के लिए रेड बैठी किए जा रहे हैं, है। चादरों अब मिनिस्टर चार साहब वो दीवारी आपकी को- हिफाजत के लिए बैठी है। लोग तरसते हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस पहरा दे, तो आप देखें, आप इस नाराज हो रहे हैं। राणा साहब ਇਹ ਜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ कि ये बाबा ये पुलिस वाले हैं, ये कानून के रखवाले हैं, ये हमारी तरफ क्यों आए। मैं क्या डिफरेंशिएट करूं, किस तरह बताऊं अपने बच्चों को कि आपका बाप जो है उसने कोई जुर्म नहीं किया। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये रियासती इदारों के ये जो लोग यहाँ पे आए बैठे हैं ये लाकानूनियत गर्म कर रहे हैं, ये लोग फस्तायत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज मैं अपने बच्चों को ये बात बताऊंगा कि ये लोग खुद कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो शायद कल को मेरे बच्चे बागी ना बन जाए इस रियासत के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मकसूद साहब, इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।